हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। तो आई होप एक्सरसाइज दिए थे करने के लिए हो गया होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज बन दिए थे, मतलब उसमें 4 गो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, आपको बना लिए होंगे। आइए एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है? ठीक है, हम लोग बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, भले लेक्चर लंबा हो, मतलब टॉपिक ज़्यादा हो, लेकिन आप बेसिक से सीखें। ठीक है, चलिए आओ। और अगर आपके ये सब पॉइंट क्लियर हैं तो आप आगे स्किप भी कर सकते हैं, क्लास को आगे बढ़ाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए बेटर हो जाएगा। जिनको नहीं आता वो बेसिक से सीखेंगे, जिनको आता है वो आप आगे की देखिए। ठीक है, चलिए एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इफ P1 P2 डॉट डॉट Pn बी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज, अगर बहुत सारे प्रोबेबिलिटी हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोई भी है, तो P1 प्रोबेबिलिटी आया, किसी का P2 आया, किसी का P3 आया, किसी का P4 आया, तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। उसमें होता क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी P, सभी अगर सभी सेपरेट है, सभी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक दूसरे में दूसरे के रीजन में नहीं आ रहा है। ठीक है, सब अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम लोग सिंपली जोड़ देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। एक्सक्लूसिव इन इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी पी दैट एनी ऑफ दीज इवेंट्स विल हैपन इज गिवन बाई पी इजकल टू P1 P2 P3 P4, इस तरह से हम लोग Pn तक कर देते हैं। ठीक है, तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में आई होप समझ गए होंगे कि अगर सेपरेट रहता है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी P यूनियन ए यूनियन बी, मतलब जैसे यहाँ पे दो गो लिए हैं। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ए है, दूसरा जो सेट है वो बी है। तो ए यूनियन बी जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तीन रहता तो तीन हो जाता, पी प्लस सी हो जाता। ठीक है, प्लस पी सी हो जाता। उसी तरह से जितने भी इवेंट्स हैं सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन वही नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहने का मतलब जैसे ये ए प्रोबेबिलिटी है, बी प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों में कुछ कॉमन रीजन आ गया। ठीक है, कॉमन रीजन आ गया, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पी ए प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी प्रोबेबिलिटी, और जो कॉमन रीजन वाला है उसको इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, जो कॉमन रीजन वाला है, कॉमन रीजन वाला है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यही है यहाँ पे कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला में क्या करेंगे, कंसीडर द केस वेयर टू इवेंट्स A and B are not mutually exclusive. The probability of the event that either A or B or both occur is given as P इंटरसेक्शन P यूनियन ए बी इजकल टू क्या होगा, P A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस P ए इंटरसेक्शन ऑफ B, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। कॉमन रीजन वाला को वहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ऐसे लिखा रहता है उसको यूनियन पढ़ते हैं, ये नीचे की ओर लिखा रहता है उसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। तो ए यूनियन बी इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी जो कॉमन रीजन वाला है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन वही सेपरेट रहेगा, तो सेपरेट सब रहेगा तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो एडिशन लॉ यही था, एडिशन ऑफ लॉ। अब चलिए इस पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले कुछ छोटा सा पॉइंट है, कप्लीमेंट्री लॉ। कप्लीमेंट्री लॉ क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मान लीजिए कि ये रेड है, ये ब्लैक है। ठीक है, दो गो है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो रेड कितना है, 1, ब्लैक भी कितना है, 1, तो टोटल इवेंट्स कितना हो गया, 2। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2, तो 1/2 हो गया रेड आने की। तो हम पूछेंगे ब्लैक आने की क्या होगा, तो सीधे 1 में से घटा दीजिएगा, 1 में से घटा दीजिएगा तो कितना होगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 10 कोई ऐसे है, ये वाला है, क्या बोलते हैं इसको, मान लीजिए वन, ऐसे लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ है। इसमें बोलेंगे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम लिखेंगे 1/5 है। 3 एक ही बार आ सकता है ना, ऐसा नहीं कोई कि 3 है तो 3/5 कर दिए। 3 कितना बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो 1/5। तो बोलेंगे 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना है,
3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम 1 में से 1/5 घटा देंगे। 3 आने की प्रोबेबिलिटी है, 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1/5 यानी 4/5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो ही है। और जो इसमें जिसे मान लीजिए कि ये रीजन है, ए रीजन है, ठीक है, इसमें जो नहीं होता है उसको डैश बोलते हैं, जो है उसको सिंपल लिख देते हैं, जो नहीं है उसको डैश लगाते हैं, तो ही ए डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए। मतलब होने की और नहीं होने की, होने की 1/5 है, तो नहीं होने की तो 1 में से 1/5 घटा दीजिए, तो ही है। होने की मान लीजिए होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 था, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 1 माइनस जितना है, जितना होने की प्रोबेबिलिटी था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ये तो कल ही बता दिए थे, 0 और 1 के बीच में होता है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी डैश इजकल टू, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, यूनियन है तो अलग अलग सेपरेट करने पे इंटरसेक्शन हो जाएंगे, और ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको बताते हैं, समझाते हैं यहाँ पे बगल में। ठीक है, मान लीजिए कि अभी जैसा बता रहे थे कि कोई सेट है जिसमें ए प्रोबेबिलिटी होने की है, तो नहीं होने के को क्या बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं, उसी को ए डैश बोलते हैं। अगर होने की ए है तो नहीं होने की ए डैश है। मान लीजिए कि कोई ए बिलोंग्स ए है, ठीक है, कोई सेट है जो एक्स बिलोंग्स ए है और एक्स बिलोंग्स सी है, बी है ले लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ ए सबसेट किसका होगा, बी का सबसेट होगा। ऐसा जानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पढ़ के आए होंगे 10th 12th में, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ बता ही रहे हैं कि एक ए जो एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए में, बी बिलोंग्स कर रहा है बी में, तो ए सबसेट ऑफ किसका, बी का। उसी तरह से कोई दूसरा सेट ले लेते हैं, बाई बिलोंग्स बी और बाई बिलोंग्स ए। ठीक है, तो बी सबसेट किसका होगा, ए का होगा। तो अब ये दोनों का इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को लेके चलते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि ए इक्वल टू बी होता है। तो इसी तरह से इसको प्रूव भी किया जाता है। तो आपको आपके सिलेबस में डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है, तो नहीं है तो इसको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला दे दिए। ठीक है, कि ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करके दिखाते हैं अब आपको। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 4 व्हाइट बॉल है, 4 उजला बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और दूसरा बैग है, एक बैग यहाँ ले लेते हैं, एक बैग ले लेते हैं जिसमें क्या क्या है, 4 उजला बॉल है, 4 उजला बॉल, ये तो देखिएगा भी नहीं आपको, 4 उजला बॉल है। ठीक है, 4 उजला बॉल ले लिए और 2 ब्लैक बॉल ले लिए। ठीक है, 2 ब्लैक है, इसमें 4 उजला है, ये 4 उजला वाला है, तो ये ब्लैक हो जाएगा, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक उजला वाला को किससे बना देते हैं, मान लीजिए कुछ इससे बना देते हैं। ठीक है, ये 4 उजला वाला है और 2 ब्लैक वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा बॉक्स लेते हैं, दूसरा बॉक्स लेते हैं जिसमें क्या है, क्या है, ए सेकेंड बैग कंटेन 3 ऑफ ईच कलर। दोनों 3 गो उजला है, 3 गो काला है। ठीक है, 3 गो उजला है, 3 गो काला है, तो ये हो गया 3 बॉल उजला वाला और 3 बॉल ले लेते हैं काला वाला। ठीक है, यहाँ 3 बॉल काला वाला है, तो 3 बॉल उजला वाला, 3 बॉल काला वाला है, 2 बैग है आपके पास। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है देखते हैं कि ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। दोनों में कोई एक बैग उठाना है, दोनों में कोई एक बैग उठाना है, और उठाने के बाद ए बॉल देन drawn at random from a bag chosen. What is the probability that ball drawn is white? क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो वाइट बॉल निकले। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि दोनों में बैग पहले चूज करना होगा, कोई एक बैग चूज कीजिए और उसमें बताइए प्रोबेबिलिटी कितना है वाइट बॉल का। तो 2 कैसे राइज होता है, या तो आप पहला बैग चूज करेंगे या आप दूसरा बैग चूज करेंगे। तो मान लेते हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नाउ द चांस ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग। मान लीजिए आप पहले फर्स्ट बैग चूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बैग तो 2 ही है, बैग 1 है 2 है, तो दो ही है, तो उसमें आपका चांस क्या आएगा कि 1/2 कोई एक बैग आएगा। ठीक है, टोटल इवेंट्स 2, आपको एक बैग आएगा तो 1/2। ठीक है, एंड इफ द बैग इज चूजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट वॉल 4/6, तो उसका प्रोबेबिलिटी पहला बैग उठाए तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आया 1/2।
कोई दो बैग में आपको एक ही बैग, जैसे कॉइन को उछालते थे तो टॉस हेड या टेल आए तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मान लीजिए हेड आएगा तो हेड कितना आएगा एक, और टोटल इवेंट्स कितना है 2, तो 1/2। उसी तरह से दो बैग है तो कोई एक बैग आए तो एक बैग और बटा टोटल कितना है 2 बैग से, तो बटा 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी कितना 1/2। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलिए उसमें बताइए कि व्हाइट बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो फर्स्ट बैग में कितना उजला बॉल था, फर्स्ट बैग में कितना उजला बॉल था, 4 उजला बॉल था, और टोटल बॉल उसमें कितना था 6, 4 गो उजला 2 गो काला, तो कितना हो गया 4×2=6, यानी उसमें व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितना है 4/6 है। यानी कि फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी 1/2 और उसमें व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 4/6। तो दोनों का हम अगर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल द फर्स्ट बैग निकालना चाहे तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 4/6, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग इंटू व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 इंटू 4/6 कितना हो गया 1/3। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आया 1/3। सिमिलरली सेम वैसा ही कर सकते हैं, सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। तो पहले तो ये बताइए कि सेकेंड बैग का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, उसका भी 1/2। दो गो ही बैग है, हम दूसरा बैग उठाएं तो दूसरा बैग कितना है, एक ही बैग है ना, तो 1/2। और उसका में प्रोबेबिलिटी तो दोनों 3-3 बॉल था, 3 बॉल उजला वाला भी था और 3 बॉल काला वाला भी था, तो 3 उजला है, यानी उजला वाला निकालने की प्रोबेबिलिटी तो कितना बॉल है 3 बॉल है, और टोटल कितना है 6 है, तो 3/6। यानी सेकेंड बैग का प्रोबेबिलिटी 1/2 और उसमें व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 3/6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3/12, यानी 3×4=12, यानी 1/4। तो सेकेंड बैग का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/4, और फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/3। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे थे व्हाइट बॉल का, तो फर्स्ट बैग के लिए 1/3 और सेकेंड बैग के लिए 1/4। ठीक है, आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सिंस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस 1/4। तो सिंस दोनों जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करते थे बी करते थे, तो 1/3 प्लस 1/4 कितना हो गया 7/12 हो गया, 7/12 हो गया। तो यही आंसर हुआ आपका। कोई दिक्कत हुआ, दो बैग रहा तो पहला का बैग का प्रोबेबिलिटी निकाले, उसमें व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। फिर सेकेंड बैग का प्रोबेबिलिटी निकाले, उसमें व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाले और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, सेकेंड बैग का प्रोबेबिलिटी आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल इवेंट्स आ जाएगा। ठीक है, द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। चलिए इफ द इवेंट्स ए एंड बी and C from a partition means mutually exclusive and disjoint of a sample space and PA is equal to 2PB और इक्वल टू 3PC है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ए ओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। तो बताएं कि जो प्रोबेबिलिटी ए है, प्रोबेबिलिटी बी है और प्रोबेबिलिटी सी है, उसमें ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, यानी जो मतलब यहाँ पे जो ए और बी के जो बीच प्रोबेबिलिटी आने वाले हैं और बी और सी के उसका वैल्यू बताएं। ठीक है, तो इफ द इवेंट्स ए बी और एंड सी फ्रॉम ए पार्टीशन, तो यहाँ पे हम इस तरह से बना सकते हैं कि पहले हम जो पता नहीं है कि कितना वैल्यू है, तो पी ए का वैल्यू मान लेते हैं एक्स, तो 2PB का कितना हो जाएगा, तो 2PB, तो 2 इधर गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में, मतलब x/2 हो जाएगा। फिर PC इजकल टू क्या, ऐसे इस तरह से बनाते हैं, PA इजकल टू कितना था 2P प्रोबेबिलिटी ऑफ B इजकल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ C इजकल टू x, तो PA इजकल टू कितना हो गया x। PB वाला के लिए अगर निकालना चाहे तो इन्हें गुना में तो उधर भागा में, तो PB इजकल टू क्या हो जाएगा x/2, और PC इजकल टू कितना हो जाएगा, इन्हें 3 गुना में तो उधर भागा में, तो PC इजकल टू क्या हो जाएगा x/3। ठीक है, तो x/2 x/3, तो PA इजकल टू x हो गया, PB इजकल टू x/2 हो गया, PC इजकल टू x/3 हो गया। तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फ्रॉम ए पार्टीशन, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, किसी भी चीज का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। तो तीनों को हम यहाँ जोड़ देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इजकल टू 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना था x, x/2 x/3,
तीनों को जोड़ेंगे तो 11/x, 11x/6 इजकल टू 1। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू यहाँ से 6/11 हो जाएगा, यानी x इजकल टू 6/11, तब p इजकल टू x इजकल टू 6/11। पी बी इजकल टू कितना हो जाएगा, x/2 था ना, तो यानी 11 6 ऐसे 6/11 इंटू 2, तो 2 3 जा 6, यानी 3/11। उसी तरह से पी सी इजकल टू कितना हो जाएगा, x/3, यानी एक्स का वैल्यू कितना था 6/11 इंटू कितना 3, तो 3 2 जा 6, यानी 2/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मिल चुका है। तो अब बनाना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/11। तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा 9/11। अगर हम बी यूनियन सी देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जो यूनियन रहेगा उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी में ऐड करते हैं। तो बी यूनियन सी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 3/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का वैल्यू 2/11, तो कितना हो जाएगा 5/11। तो यही आंसर होगा। इस तरह से अगर कहीं क्वेश्चन रहे तो आप इसको इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देर आर 11 टिकट्स, आपके पास 11 टिकट्स है इन ए बॉक्स बियरिंग नंबर ऑफ 1 to 11। आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 11 टिकट है, उस पर नंबरिंग किया हुआ है 1 से 11 तक। तो 3 टिकट आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर, द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर कोई एक टिकट निकालते हैं तो फिर से उसमें नहीं रखना है, यानी 11 टिकट पहले बॉक्स में था, अब एगो निकाल लिए तो अब टिकट उसमें कितना बचेगा 10 है। फिर एगो निकाल लिए तो कितना बचेगा 9। इस तरह से हम लोग मतलब रिप्लेसमेंट नहीं करना, ऐसा नहीं कि एक निकालना है फिर उसी में डाल देना, उसको बाहर निकाल के हटा देना। यानी यहाँ से ये पता चलेगा कि टिकट का जो 11 मान था वो घट जाएगा, 10 होगा 9 होगा, बस इतना ही आपको जानना था। देखिए आइए क्वेश्चन मजा आ जाएगा करने में। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो कैसा निकालना है, इवेन का, ऑड का, इवेन का, यानी और फिर दूसरा में किसका निकालना है ऑड, ऑड इवेन का। तो दोनों देखिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसका थ्योरम आगे देने वाले हैं। यहाँ पे थ्योरम है आपका, ठीक है। कहाँ गया, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है, तो उसी को यहाँ पे क्वेश्चन भी करवा देंगे। यहाँ पे आपको कहाँ गया भाई, एक सेकेंड। ये यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी को वहां पे क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ आइए, तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आउट ऑफ 11 टिकट्स आपके पास कितना इवन होगा। अगर 11 टिकट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें ऑड कितना है इवन कितना है। तो ऑड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ऑड है, और 6 ऑड है तो 5 क्या होगा इवन होगा। मतलब 5 संख्या जो इवन है और 6 गो संख्या है जो क्या है ऑड है। तो पहला में प्रोबेबिलिटी किसका निकालना था, इवन का, ऑड का, इवन का। तो इवन का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी इवन ऑड इवन का निकालना। तब पहले इवन कितना है बाबू आपके पास, तो इवन 5 है, और टोटल कितना है तो 5/11, 5/11, यानी एक कार्ड निकल गया। तो एक कार्ड निकल गया तो अब कितना टोटल कार्ड बचेगा, नीचे क्या होता है टोटल कार्ड, तो अब टोटल कार्ड 10 होगा। यही आपको फंसाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। कि यहाँ सोचेगा कोई 10 कैसे सर, टोटल तो 11 है, तो एक कार्ड निकाल दिए, क्वेश्चन बोला रिप्लेसमेंट नहीं करना, फिर से कार्ड को नहीं डालना है। तो यानी अब एक कार्ड निकल गया तो अब क्या बचेगा 10। तो और इवन का कितना था, इवन 5 इवन था, और टोटल कार्ड कितना था 11। अब देखिए ऑड कितना है 6 ऑड है, जिसमें कार्ड कितना बच रहा है 10 ही कार्ड बच रहा है, तो 6/10, ठीक है। अब आइए उसके बाद इवन, तो एक कार्ड और निकल गया, अब कई गो बचा, अब एक इवन निकल गया। देखिए एक इवन था, एक इवन निकल गया, तब 5 इवन था उसमें एक इवन निकल गया, तब उसमें इवन कितना बच रहा होगा 4 ही बच रहा होगा ना, 4 ही बच रहा होगा ना। और 2 बार कार्ड निकल गया तो टोटल कार्ड कितना बच रहा होगा 9, तो 4/9। यही कंसेप्ट था यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिएगा
5 इवेन है, 5 इवेन है तो 5/11 टोटल कार्ड। अभी तक कोई कार्ड नहीं निकला था, पहला कार्ड निकल रहा है जिसमें इवेन होने की, तब 5 इवेन है, पांचों में कोई एगो आ सकता था, तब 5/11 इंटू ऑड का, तो ऑड तो अभी नहीं ना निकला है, इवेन नहीं निकला है, तो ऑड तो 6 के 6 पे रह गया। अब कार्ड एगो निकल गया इवेन वाला, तो कै बचा, 10 कार्ड बचा, तो 6/10। अब आते हैं फिर से इवेन है, फिर से इवेन का है, तो इवेन 5 कार्ड था जिसमें एगो पहला बार निकाल दिए, तब कितना बचा होगा, 4। और टोटल कार्ड कितना निकला, इसमें एगो इसमें एगो, तो कितना बचा, 2 कार्ड निकल गया, तो यानी 9 कार्ड बचा, तो 4/9। तो इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो 4/33 आएगा, ठीक है। 4/33 प्रोबेबिलिटी आ गया, यानी पी इवेन ऑड इवेन का कितना प्रोबेबिलिटी आ गया, 4/33। अब आते हैं पी ऑड ऑड इवेन का आते हैं, फिर से वो खत्म हो गया, अब उसकी बात नहीं करें, अब अलग से बात करेंगे। पी ऑड का निकालना चाहते हैं, तो ऑड कितना था, 6, तो 6/11, 6 ये दूसरा केस है, ये केस बंद था, ऐसा नहीं कि सर वो तो कार्ड निकल गया फिर से 11 ले लिए, ये केस बंद था, इसको अब हटा देते। अब सोचते हैं दूसरा तरीका से कि ऑड हो इवेन हो तब क्या होगा। तो ऑड है तो ऑड कितना था, 6, तो 6/11। एक ऑड निकल गया, तब उसमें कितना ऑड बचा होगा, 5 ही ऑड बचा होगा, और एक कार्ड निकल गया तो टोटल कार्ड कितना होगा, 10। अब बात आते हैं इवन का, इवन कितना था, 5, जिसमें 2 कार्ड निकल गया, पहला बार दूसरा बार, अब उसमें 9 ही कार्ड होगा, तो 5/9, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/33। तो आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। तो इफ देयर आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देयर आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स रिस्पेक्टिवली, probabilities of which are known, then probability that both will be happen is the product of the probability of their happening respectively। अगर कोई दो गो प्रोबेबिलिटी है तो उसको आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से करके देखते हैं। एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड पी। कोई भी मतलब आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर हो रहा है जिसमें कोई ए कार्ड है और बी कार्ड है, मतलब 2 तरह के हैं। इन द प्रोसेस मैन्युफैक्चर पार्ट ऑफ ए 9 ऑफ आउट ऑफ 100 आर लाइकली टू बी डिफेक्टिव। 100 कार्ड बनता है जिसमें एक पार्ट ए में, मतलब 2 पार्ट में बन रहा है, मतलब 2 रूम में बन रहा है, एक तरह से कहें तो 2 रूम में बन रहा है, ठीक है। पार्ट रूम लिख देते हैं हम, ठीक है। 2 रूम में बन रहा है, एक रूम में बन रहा है, इधर एक रूम 1 है, इधर रूम 2 है, ठीक है। तो एक रूम में क्या होता है, 100 गो बना आर्टिकल जिसमें 9 गो क्या है, डिफेक्टिव है, 9 गो डिफेक्टिव है। उसी तरह से सिमिलरली 5/100, दूसरा में क्या, 100 गो बना जिसमें 5 गो डिफेक्टिव है, 100 गो बना जिसमें क्या है, 5 गो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो डिफेक्टिव इन द मैन्युफैक्चर पार्ट बी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल्ड, दोनों को असेंबल्ड करते हैं आर्टिकल को, विल नॉट बी डिफेक्टिव, एज्यूमिंग दैट द इवेंट्स ऑफ फाइंडिंग द पार्ट ए नॉन डिफेक्टिव एंड दैट ऑफ बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए विल बी डिफेक्टिव, पार्ट ए यानी रूम 1 में डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 100 में कितना, 9 ना, तो 9 बटा क्या हो जाएगा, 100। अच्छा, उसमें नहीं होने की डिफेक्टिव, 9 गो डिफेक्टिव था, मतलब 9 गो डिफेक्टिव होने की संभावना है, तो डिफेक्टिव नहीं होने की संभावना तो अभी बताए थे ना, एक में से उतना घटा दीजिएगा, मतलब कोई चीज होने की नहीं होने की संभावना निकालने का है। अगर होने की संभावना 9/100 है तो उसी चीज को नहीं होने की संभावना कितना होगा, तो 1/9 - 100, ठीक है, 1 - 9/100। प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए विल नॉट बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की 9/100, तो नहीं होने की तो 1 में से उतना घटा दीजिएगा, तो 1 - 9/100 कितना आ गया, 91/100, 91/100, ठीक है। चलिए उसी तरह से 5 वाला के लिए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट बी विल बी डिफेक्टिव 5/100, होने की कितना, 5/100, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 1 - 5/100, यानी प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट बी विल नॉट बी डिफेक्टिव 1 - 5/100, यानी 95/100, ठीक है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी आपको मिल गया है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल्ड आर्टिकल विल नॉट बी डिफेक्टिव
प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए विल नॉट बी डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट बी विल नॉट बी डिफेक्टिव। दोनों पार्ट नहीं होने की मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। दोनों पार्ट में डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों को असेंबल्ड कर दीजिए, यानी 90/100 इंटू 95/100 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यही आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 864 बाई कितना होगा 1000, नहीं एक 1000 है 10,000 होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। तो आई होप क्लियरली समझ में आया होगा, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप खुद करके लाइएगा, उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। एक क्वेश्चन बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो हम इसको बता देंगे, या ऐसे हम कल बता ही देंगे, ठीक है। बना के देखिएगा, बन जाएगा तो मिला लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो कल बताएंगे तो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम